नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अवर प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि प्रोविडेंट फंड में आपका एम्प्लॉयर जो है वो हकीकत में क्या करता है, आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन काट लेता है, ठीक है, और उतना ही पोर्शन खुद से भी कंट्रीब्यूट करता है और एक अकाउंट के अंदर जाके उसको डिपॉजिट करता है और उस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट भी आ रहा होता है। तो आपके प्रोविडेंट फंड में हकीकत में तीन किस्म की चीजें आ रही होंगी। नंबर वन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। नंबर टू, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। और नंबर थ्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों की तीनों चीजें, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब इन तीनों का टैक्स ट्रीटमेंट हमने डिस्कस करना है कि इन तीनों के साथ टैक्स वाले सलूक क्या करते हैं। ठीक है, अब बेटा जब मैं बात करता हूँ प्रोविडेंट फंड की, तो तीन किस्म के प्रोविडेंट फंड्स हैं आपके पास। या तो प्रोविडेंट फंड होगा गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन, या फिर रिकॉग्नाइज्ड जिसको हम अप्रूव भी कह सकते हैं, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड या जिसको हम लोग अनअप्रूव भी कह सकते हैं। ओके, तो तीन किस्म के आपके पास प्रोविडेंट फंड है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। आप इसको अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड ना कहिएगा, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड आप इसको कहेंगे। ठीक है, तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये पैसे आपको मिल जाते हैं। ओके, तो लेकिन ये सिलसिला जो है वो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन का, ये आपकी सालाना तौर पर यानी कि एनुअल बेसिस पे आपके सैलरी में से पैसे काट लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप रिटायर्ड होते हैं सारे के सारे पैसे आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। ग्रेचुइटी में किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होती, किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो अलग से एक अमाउंट होती है। तो प्रोविडेंट फंड में देखते हैं ना बारी बारी। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं जी इवेंट, और आपके पास यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की जो टाइप्स हैं, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। तो इवेंट का मतलब ये है कि जनाब आपके पास सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की, कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो तो प्रोविडेंट फंड उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे की जाती है। हम कहते हैं भाई साहब अगर आपके पास एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो हमने इस चीज को 12 दफा डिस्कस कर लिया है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी सैलरी में अमाउंट इंक्लूड होती है। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी बंदे की लाख रुपए सैलरी है, उसको 95,000 रुपए मिल रही है, 95,000, वो 5,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में जा रहे हैं, लेकिन जब वो टैक्सेबल पर्पस के लिए अपनी बेसिक सैलरी लिखता है तो वो कितने लिखता है? 1 लाख लिखता है। ठीक है, इस वजह से 5,000 ऑलरेडी इसमें टैक्स हो रहे होते हैं। अब कहता है जी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो अगर आपको गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेन प्रोविडेंट फंड है तो नो ट्रीटमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। रिकॉग्नाइज्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, नो ट्रीटमेंट, आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को। ओके, लेकिन जब मैं बात करता हूं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के हवाले से कहता है कि जी अगर तो जो प्रोविडेंट फंड है वो गवर्नमेंट मेंटेन्ड है तो एग्जाम्प्ट है, किसी किस्म की टैक्सेशन एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कोई मिलने वाले पैसे, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड के अंदर, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा, सैलरी में कुछ भी शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कहता है जी आपके पास लिमिट ऑन एम्प्लॉयर्स ईयरली कंट्रीब्यूशन इज लोअर ऑफ 150,000 और 110 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस। कहते हैं ना आपके पास लिमिट का मतलब है कि कहां तक माफी है, एग्जाम्प्ट अप टू, माफी कहां तक है? 1.5 लाख या फिर 110 यानी 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस व्हिच एवर इज लोअर, यहां तक माफी है। इससे ज्यादा, इससे ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी सारी की सारी क्या होगी? टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के जनाब कहते हैं कोई भी अमाउंट आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगी। इसको जरा हम लोग देखते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं इसका मकसद क्या है। देखिएगा बेटा, दोनों लाइट्स ऑन करो। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं ना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर की, मैं यहां पे कहता हूं जनाब कि ईयरली कंट्रीब्यूशन बाय employer to provident fund recognized is 5 lakhs
और बेसिक सैलरी लेट्स सपोज उसने आपको बताई है तकरीबन कोई 12 लाख रुपए, और डेयरनेस अलाउंसेस अगर बताए हैं तो ठीक, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, 1,20,000 रुपए। डेयरनेस अलाउंसेस बेटा ये वही होते हैं छोटे मोटे जो अलाउंस दे देते हैं, उनको हम कहते हैं डेयरनेस अलाउंसेस। ओके, तो इस तरह की बेटा डाटा मतलब ये ऊपर होगा, ये कंडीशन आपके पास एडजस्टमेंट नीचे आ रही होगी। कितना ईयरली कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय की तरफ से वो कितना है 5 लाख रुपए। अब आपने इसको टैक्सेबिलिटी आपने इसकी कैसे करनी है, हम कहते हैं आप इसकी टैक्सेबिलिटी कुछ इस तरह से करेंगे। आप यहाँ पे कहेंगे बेसिक सैलरी कितनी है बेटा 12 लाख रुपए एनुअल है, और डेयरनेस अलाउंसेस ₹1,20,000 रुपए। अच्छा, अब आपके पास है जी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय, और प्रोविडेंट फंड में आपके पास क्या है जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम कहते हैं जनाब आपके पास जितनी अमाउंट एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट की, अमाउंट कितनी जी 5 लाख रुपए, इसमें से हमने लेस करना है एग्जाम्प्ट अप टू 150,000 अप टू लोअर ऑफ 150,000 और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, 10% ऑफ 12 लाख जमा 1,20,000 कितने हो गए 13,20,000। तो कितना बन गया जी 1,32,000। 13,20,000 का 10% कितना आ गया 1,32,000, 1.5 लाख या 1,32,000 विच एवर इज लोअर जी 1,32,000। ये माइनस करवा देंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी बेटा 5 लाख माइनस 1,32 बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस। ठीक है, मैंने इस वजह से 13,20,000 लिखा, स्पेस की लिमिटेशन की वजह से 368,000 हम यहाँ पे लिख दें। अब दोबारा सुन लीजिए बेटा, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन में उसने में कहा था कि जनाब अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है तो फिर कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं करना, बेशक जो मर्जी है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविडेंट फंड मिला हो तो उसमें एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उसमें क्या होगा, आपने उसमें प्रोविडेंट फंड जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उस अमाउंट में से 1.5 लाख या 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस विच एवर इज लोअर को माइनस करवाना है, और ऊपर वाली जो अमाउंट होगी इन अमाउंट से जो ऊपर वाली जो जितनी अमाउंट ज्यादा होगी वो सारी की सारी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी 1.5 लाख या फिर 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, यानी कि 12 लाख जमा 1,20,000 तो 13,20,000 का 10% आ गया 1,32,000, या फिर 1.5 लाख विच एवर इज लोअर, तो हमने कहा जनाब यहाँ पे 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए को मैंने 5 लाख का माइनस करवाया तो मेरे पास आंसर आएगा 3,68,000, मतलब 368,000 ऐसी अमाउंट है जो कि लिमिट से अबव है, इस लिमिट से अबव है। तो अबव फ्रॉम द लिमिट का मतलब यही है कि जनाब आपके पास 3,68,000 रुपए जो है ये आपकी सैलरी का हिस्सा बनेगा। गॉट इट जी बेटा, क्लियर? यस सर। उसकी बात तो नहीं कर रहा मैं कोई, समझ आ गया सारी बात? वेरी गुड। और अगर आपके पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ईयरली कंट्रीब्यूशन में से हमने क्या कहा जनाब कोई अमाउंट सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगी। ओके, इसके बाद देखिए बेटा नोट करना है, नोट करना बेटा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हमने इसकी एग्जांपल देख ली, और कहता है अनरिकॉग्नाइज्ड में कोई अमाउंट जो है वो ईयरली बेस पे किसी किस्म की कोई अमाउंट आपके टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगी। मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा तो आपकी टैक्सेबल सैलरी में हिस्सा बनेगा और आपको जनाब टैक्स देना पड़ेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो ईयरली बेस पे आपको किसी किस्म का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको दिल कर रहा होगा कि मतलब क्या जरूरत है टैक्स पे करने की, अनरिकॉग्नाइज्ड करवा लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट में हमारे पास जो होता है, जो तीसरा हिस्सा हमारा है इंटरेस्ट का। कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट लगा उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। कहता है अगर तो आपके पास है ना गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो कहते हैं आप उसमें ईयरली इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हायर ऑफ
अब यहाँ पे वैसे बनता तो ये है, क्योंकि आपका जो ऑर्डिनेंस है ना बेटा, आपका ऑर्डिनेंस खामोश है, आपका ऑर्डिनेंस में लिमिट का वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन जो आपकी बुक है ना आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, उसने हायर ऑफ का वर्ड यूज किया हुआ है। बनता तो ये है कि हर जगह पे हम लोग जो है वो, जहाँ पे हम लोग लोअर ऑफ कह रहे हैं तो यहाँ पे लोअर ऑफ होना चाहिए था लिमिटेशन के हिसाब से, लेकिन आपकी बुक ने यहाँ पे इसको हायर ऑफ का नाम दे दिया, तो हमारी मजबूरी है, हम इसको क्या मानेंगे, हायर ऑफ। ये एक ही ऐसा है जहाँ पे हायर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जम्पशन आपको मिल रही है हायर ऑफ के ऊपर, अदरवाइज जितनी भी एग्जम्पशन मिलती है आपको लोअर ऑफ लिमिट के ऊपर मिलती होती है। तो यहाँ पे कहते हैं जी ईयरली इंटरेस्ट इज एग्जाम हायर ऑफ, यानी कि कहाँ तक माफी है जी, कहते हैं जी 16% इंटरेस्ट रेट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, कि आपने जो अमाउंट जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, वो 16% इंटरेस्ट रेट तक हम इंटरेस्ट की माफी देते हैं, उससे अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली फिर वो टैक्सेबल होगा। और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस, या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस, व्हिच एवरेज हायर, इन दोनों में से जो हायर हुआ, किन दोनों में से, 16% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस, व्हिच एवरेज हायर, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए एग्जम्पशन आ जाएगी, ठीक है। इससे ऊपर जितनी भी एग्जम्पशन है या लिमिट से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी, सारी की सारी आपके लिए क्या होगी, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा होगी। ओके, अब जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा बेटा, इसको मिटा दो। अच्छा, अब प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को मैं इरेज कर रहा हूं, और इस पॉइंट को भी यहां से मैं इरेज करता हूं। अच्छा बेटा, बाद क्वेश्चंस के अंदर ना प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी आ रहा होता है, और आपके पास जो है इंटरेस्ट भी आ रहा होता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर तो एक इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट होती है और एक आपके पास एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की एडजस्टमेंट होती है, तो आपने दोनों को लिखना है, लेकिन हेडिंग किसकी देंगे, प्रोविडेंट फंड की। प्रोविडेंट फंड में पहले हेडिंग दे देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अमाउंट निकाल लेंगे, फिर आप हेडिंग दे देंगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड उसकी, और उसके आगे अमाउंट लिख देंगे। तो अभी क्वेश्चन इतना छोटा सा, बाकी इंफॉर्मेशन ऐसे रहने देते हैं, ऊपर में चीज लिख देते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड is rupees at the rate of 20% credited with the amount of credited in provident fund, the amount of interest is 2 लाख। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बता दें, उसने रेट बता देगा जनाब, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जी साल पे 2 लाख रुपए, ठीक है। और ये कैसे निकला, ये 20% है, जो भी आपके पास अमाउंट थी एट द रेट ऑफ 20%। अब बेटा यहाँ पे आपने बेसिक सैलरी लिख लिया, डेयरनेस अलाउंसेस लिख लिया, अब यहाँ पे आपने लिखना है प्रोविडेंट फंड, इसमें आपने जो हेडिंग देनी है वो कौन सी देनी है जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अब बेटा आपने इंटरेस्ट क्रेडिट कैसे, इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी अमाउंट कितनी है आपके पास, अमाउंट है जी 2 लाख रुपए, इसमें से आपने लेस करना है हायर ऑफ, हायर ऑफ व्हाट, कहते हैं जी 16% इंटरेस्ट रेट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब ये जो 2 लाख रुपए आया है ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, और हमें एक्यूमुलेटेड बैलेंस इसका निकालना है। अब एक्यूमुलेटेड बैलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, हमने कहा जनाब ये इंटरेस्ट, ये अमाउंट है 2 लाख रुपए, और इंटरेस्ट का रेट कितना 20%, मतलब कुछ अमाउंट होगी, उस अमाउंट का 20% कितना बनता है, 2 लाख रुपए। उस अमाउंट का 20% कितना बनता है, 2 लाख रुपए। मैंने कहा जनाब आपके पास लेट सपोज आपकी अमाउंट है x, इस अमाउंट का 20% कितना बनेगा जी 0.2, किसके बराबर है जी 2 लाख रुपए के। तो डिवाइड करवा दें, x का आंसर क्या आएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए ये वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है हमारे पास। नहीं समझ आई बात की, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 20%,
यानी कि इंटरेस्ट का रेट कितना है 20%। क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ₹2 लाख। इसने कहा जी जो मैंने इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए तो इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है, इसका रेट कितना है 20%। मतलब जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होगी उस अमाउंट का 20% जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। ऐसा ही है। अब वो अमाउंट कितनी है हमें नहीं पता, वो अमाउंट हकीकत में एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, वो कितनी है हमें नहीं पता। हम कहते हैं जी x है, तो x का 20% यानी कि जितनी भी अमाउंट यहाँ पे आपके अकाउंट में पड़ी होगी एक्यूमुलेटेड बैलेंस उसका 20% 2 लाख रुपए बन रहे हैं। तो आपके पास x का आंसर कैसे आएगा, 2 लाख को 0.2 पे डिवाइड करवा दो, आंसर 10 लाख रुपए। ओके, अब कहते हैं जी 16% रेट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, यानी कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 16%। तो यहाँ पे हम तो क्या लिखेंगे 16% ऑफ 10 लाख रुपए, 16% ऑफ 10 लाख रुपए कितने अमाउंट है जी 1,60,000 और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस यानी कि 13,20,000 का 1/3। जी बताइए कितने पैसे बनेंगे 44। विच आवर इज हायर बेटा 160,000 इज हायर। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी इसमें से लेस हमने करना है 160,000 रिमेनिंग 40,000। ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड 40,000 आपके पास सैलरी का हिस्सा बचा। ओके, दोबारा सुन लीजिए बेटा, क्वेश्चन उसमें कहा था आपके पास बेसिक सैलरी है, डेयरनेस अलाउंसेस है और कहता है जी इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 20% credited in provident fund the amount of interest is 2 lakhs। 4,40,000 है 1/3 बेटा 13,20,000 का 1/3 निकालना है 33.33%। 4,40,000 जवाब भी थोड़े कितने जवाब भी नहीं देता था पहले दसो किसने दिया था तो मेरी तरफ से भी जवाब है। तो 4,40,000 रुपए तक माफी है भाई साहब। तो जब 4,40,000 तक माफी है, 2 लाख रुपए अमाउंट थी, 4,40,000 तक माफी है, तो कोई अमाउंट आएगी टैक्स के यहाँ पे तो कुछ अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे सिंपल आपने डैश लिख दे। ओके, अब यहाँ पे जनाब हम लोग कहते हैं क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20% क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड की हम बात कर रहे हैं और किसकी रिकॉग्नाइज्ड की, और रिकॉग्नाइज्ड में जनाब इंटरेस्ट अमाउंट आपकी क्रेडिट हो रही है ईयरली बेस पे। तो हमने कहा जनाब जरा एक्यूमुलेटेड बैलेंस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल जी, जितनी इंटरेस्ट की अमाउंट है हकीकत में वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस का 20% है। तो मैंने यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय 0.2 2 लाख किया, मेरे पास x यानी कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस मेरे पास कितना निकला है 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख रुपए का 16% जो कि 60 बनता है, या फिर 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस यानी कि 12 लाख जमा 1,20,000 13,20,000 का 1/3 यानी कि 33.33%। तो वो मेरे पास निकला है 4,40,000। अब विच एवर इज हायर 1,60 या 4,40, तो 4,40 इज हायर। जैसे मैंने यहाँ पे 4,40 लिखा तो मेरे पास अमाउंट जो है इंटरेस्ट की कितनी है जी 2 लाख रुपए और 4,40 उससे ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, याद है बेटा मसलन साहब, नोट कर लो जी। तो बेटा देखिएगा इंटरेस्ट क्रेडिट में गवर्नमेंट के लिए क्या था जनाब एग्जम्पशन, और रिकॉग्नाइज के लिए क्या है जनाब कि अगर ईयरली बेस पे आपको मिल रहा है क्रेडिट इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो ये आपके पास एग्जम्पशन है, और अगर आपको अनरिकॉग्नाइज्ड है तो किसी किस्म का कोई नो ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास जनाब आपकी टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा कोई भी इंटरेस्ट की अमाउंट। ठीक है, ईयरली बेस पे कंट्रीब्यूशन, ईयरली बेस पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ये आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर किसी किस्म का कोई अमाउंट आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, अब जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो जाहिर बात है कि पैसे भी तो आपको मिल रहे हैं, तो लॉ कहता है जब आपको ये पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद तो देख लेना कि क्या आपके साथ सलूक होता है। कहता है जी पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, कि जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो प्रोविडेंट फंड के पैसे जब आपको मिलते हैं तो उस टाइम पे कहता है जी अगर जो पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या है जी एग्जाम, वैसे सारे कुछ एग्जाम तो एग्जाम,
और अगर आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आपको पैसे मिलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से, तो ये भी हम लोग जानते हैं क्योंकि आप ईयरली बेस पे उसको टैक्सेबल करार दे चुके हो, तो पैसे मिलने पे आप किसी किस्म का मजीद टैक्स पे नहीं करोगे क्योंकि आप पहले ही उसको हर साल टैक्स पे कर चुके हो। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एग्जम्पशन, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जैसे ही आपको पेमेंट मिलेगी एनटीआर के तौर पर, कहता है जी जितने भी पैसे टोटल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, कोई एग्जम्पशन नहीं है, सारे के सारे अमाउंट क्या होगी आपकी टैक्सेबल होगी एज एनटीआर। रिकॉग्नाइज्ड में कुछ एग्जम्पशन मिल रही थी साल हर साल, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में ईयरली बेस पे तो कुछ नहीं, लेकिन इकट्ठे जब आपको पैसे मिलेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ओके, तो जनाब ओनली द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन and interest on accumulated balance is taxable in the year of receipt। जहां तक प्रोडक्ट मसलन सर, अच्छा नीचे जनाब हमने चीज बता दी हुई है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्यों लगेगा। कहता जी सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड इंक्लूड्स बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस, ऑल अदर अलाउंसेस आर एक्सक्लूडेड। मतलब सिर्फ आपने दो अलाउंसेस लेने हैं, कौन कौन से, बेसिक सैलरी या प्लस डेयरनेस अलाउंसेस। अब डेयरनेस अलाउंसेस अगर आपके पास नहीं है तो ये नहीं कर देना कि ना इसमें दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें लगा दें कि कोई डेयरनेस नहीं है, ट्रैवलिंग तो है ना, ठीक है, सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंसेस और बाकी तमाम अलाउंसेस एक्सक्लूड हैं। फिर उसके नीचे लिखा है देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज द अमाउंट इज पेड फ्रॉम सैलरी एंड द सेम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन हिज सैलरी। ओके, ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए ताकि बच्चे अगर वो माइंड से उनके निकल जाए कि इसके एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल क्यों नहीं होता, उनके माइंड में ये चीज क्लियर। इसके बाद देखिए बेटा, एक चीज है बेटा बेनेवोलेंट फंड। बेनेवोलेंट फंड भी तकरीबन आपके प्रोविडेंट फंड के जैसा ही होता है, लेकिन इसके लिए लॉ कहता है जी आप आपसे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेंगे, सारा का सारा क्या लेना एग्जाम। देखिए जी कहता है जी एनी बेनेवोलेंट ग्रांट पेड फ्रॉम आवर बेनेवोलेंट फंड टू एम्प्लॉइज और मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉय बेनेवोलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। ओके, बेनेवोलेंट फंड आपका एग्जाम्प्ट हो चुका है। अच्छा, अब अदर बेनिफिट्स व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस दफा भी इसके बारे में पूछा गया था इस पेपर में, जो भी आपका रिसेंटली पेपर हुआ है, इस पेपर में भी एक अमाउंट पूछी गई थी और मैंने बच्चों को जब मैं सवाल करवा रहा था तो उन सवालों के ऊपर मैंने बच्चों को जोर दिया था कि बेटा इन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन में भी आ गया। ये पॉइंट क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। अदर बेनिफिट में बेटा आपके पास स्पेशल अलाउंसेस आते हैं कि देखिए हर बंदा कहीं ना कहीं जॉब करता है, तो जब वो जहाँ पे जॉब कर रहा होगा तो वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ आईपीएल में, तो आईपीएल एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वो रेस्टोरेंट जो है वो आपको पता है ना, वहाँ पे बेशक आप जो भी एम्प्लॉई हैं, लेकिन वहाँ पे रेस्टोरेंट में जनाब लोगों को खाना वगैरह खिलाया जाता है। आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पे लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा ही है ना। और फिर जब हम में से कोई बंदा जहाँ पे वो जॉब करता हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं आईपीएल में पढ़ा रहा हूँ और मेरे बच्चे आईपीएल में आके पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आईपीएल मेरे से पूरी फीस लेगा? मेरा थोड़ा सा रिगार्ड करेगा ना, या मेरे से फीस कम लेगा या मेरे से फीस लेगा ही नहीं। इसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो आपको अगर भूख लगी है, रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि यार टेंशन ना लो, खाना शाना जो है वो हम आपको मुहैया करेंगे। अब खाना रेस्टोरेंट की तरफ से आपको मिल रहा है क्योंकि बिजनेस किसका है, रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो लोग बाकी के लिए खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए खाना बना लेंगे। इसी तरह अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर आपका इलाज आपने करवाना है तो वहाँ पे जनाब आपका इलाज क्या होगा, लेट सपोज फ्री आपका इलाज हो जाएगा, आपसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि सारे आपके जानने वाले होंगे। तो यही जनाब यहाँ पे कहता है कि ये स्पेशल अलाउंसेस हैं, ये टैक्सेबल नहीं होते बल्कि एग्जाम्प्ट होते हैं। देखिए कह रहा जी द फॉलोइंग पर्पसेस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि उसकी एम्प्लॉयमेंट इस नेचर की है कि जनाब उससे पैसे नहीं लिए जा रहे, तो इस तरह के इसको पर्पसेस मिल जाए तो हम क्या कहेंगे जनाब एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि जी हम अगर कोई हम असिस्टेंट हमने हायर किया हुआ है, टीचर असिस्टेंट हमारा, तो वो जो सब्जेक्ट हमारे से पढ़ेगा आईपीएल के अंदर, हम उससे फीस नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारा असिस्टेंट है, हम उससे फीस नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी तरफ से उसको परमिशन मिल रही है फ्री एजुकेशन का, ठीक है। यही आज यहाँ पे कहता है जी फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। अगर कोई बंदा किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और ड्यूटी आवर्स में उसको खाना शाना मिल रहा है ऑनर की तरफ से,
तो वो कहता है कोई मसला नहीं, कोई एग्जाम होगा, क्योंकि होटल है, रेस्टोरेंट है, वो खाना जाना बना रहा होगा, तो अपने एम्प्लॉइज को खिला देते होंगे। ओके, फिर सेकंड कहता है जी फ्री और सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉइज, कि जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो बंदा जॉब कर रहा है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर उसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनसे फ्री या फिर उनसे सब्सिडाइज्ड फीस अगर दी जा रही है, तो जो बेनिफिट उनको प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से वो क्या होगा, एग्जाम। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूं बेटा, इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपके पास आप किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, टीचर है यूनिवर्सिटी के अंदर या वहाँ पे जॉब करते हैं, लेकिन आपके बच्चे किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों की जो पेमेंट है, जो फीस वगैरह है, आपका एम्प्लॉयर यानी कि यूनिवर्सिटी पे कर रही है, तो फिर वो स्पेशल अलाउंस में नहीं आएगा। मतलब मिसाल के तौर पर मैं पढ़ाता हूँ आईपीएल में, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ते हैं बीकन हाउस में, तो बीकन हाउस की फीस कौन पे कर रहा है जी, आईपीएल। तो अब मैं इसको स्पेशल अनाउंस नहीं कहूंगा कि जी मैं भी तो टीचर हूँ तो मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे जहाँ पे मैं आईपीएल में पढ़ा रहा हूँ, जब मेरे बच्चे आईपीएल में ही पढ़ेंगे और तब आईपीएल अगर उनसे फीस नहीं लेता तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, ये स्पेशल अनाउंस एग्जाम है, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। गॉट इट जी। ड्यूटी आवर्स के अलावा अगर खाना खाता है जी, अगर ड्यूटी आवर्स के अलावा खाना खाता है तो फिर ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, वो टैक्सेबल है, उसमें भी डिस्काउंट मिलता है, टैक्सेबल है। मतलब ड्यूटी आवर्स जब आप जॉब कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग योर जॉब अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है ड्यूरिंग योर जॉब, यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली लिखा है ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, तो फिर उस टाइम पे वो कहता है जी आपके पास ये अपना टैक्सेबल नहीं होता। ओके, अच्छा जी। इसके बाद आप कहते हैं जी फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय अ हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉइज। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आप उस एम्प्लॉय को अगर फ्री मिल रहा है, एम्प्लॉय यहाँ पे बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय के घर वालों ने यहाँ पे उसने बात नहीं की, ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉयज की उसने बात की है, तो वो आपके लिए क्या होगा जनाब, एग्जाम होगा। अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं और उसी हॉस्पिटल में से आपका इलाज हो रहा है तो वो एग्जाम होगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि एम्प्लॉय में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। Any other perquisite for which the employer does not have to bear any marginal cost as notified by the board। अच्छा, marginal cost का मेरा मतलब क्या होता है? मेरा marginal cost का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली किसी एक बंदे की कॉस्ट। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है, वो गाड़ी किसके लिए है, सिर्फ मेरे लिए होगी, ऐसे ही ना, मैं उसमें बाकी स्टाफ को तो नहीं बिठाऊंगा। उसने मुझे कहा सर ये गाड़ी आपको लेने के लिए आई, गाड़ी में बैठे तो चले जाइए, जहाँ पे आप जरूरत आ जाए, ये गाड़ी आपकी है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो 5% या 10% whatever the case is। लेकिन अगर मुझे कहे कि सर हमारी बस आती है रूट पे, बस स्टॉप पे खड़े हो जाए, हमारी बस आएगी, स्टाफ बस आएगी, उसमें बैठ जाइए। अब ये जो स्टाफ बस का खर्चा है कन्वेंस का, ये क्या सिर्फ मेरे लिए है, बाकी तमाम लोग भी हैं इसमें, ठीक है। तो कहते हैं अगर इस तरह का खर्चा हो जिसमें कोई मार्जिनल कॉस्ट, एम्प्लॉय की मार्जिनल कॉस्ट कोई नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर को स्पेसिफिकली किसी एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय के लिए कुछ कॉस्ट नहीं लगानी पड़ रही, तमाम एम्प्लॉयज को लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो वो कहते हैं जी फिर स्पेशल अनाउंस में आएगा, उसकी माफी नहीं। मतलब कार अगर आपको प्रोवाइड कर दी गई तो हमने देखा था कि टैक्सेबल सैलरी का कुछ हिस्सा बनता है, ऐसे है ना। लेकिन अगर स्टाफ बस लगी हुई है तो वो उसमें तो सारे के सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उसमें कोई एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय नहीं है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, वो किसी की सैलरी में भी नहीं जाएगा। क्लियर? यहाँ तक मसला समझ बेटा, ऑल ओके। अभी सब आप पॉइंट एक किया आया था कि जनाब कोई मिस्टर ए था, पहला सवाल था आपका न्यूमेरिकल, उसमें कहा जनाब कोई मिस्टर ए है और उसने किसी रेस्टोरेंट में वो काम करता है और वो रेस्टोरेंट वाले उसको फ्री खाना देते हैं, इतनी अमाउंट है, 1,80,000 या कुछ अमाउंट थी, इतनी अमाउंट का खाना उसको फ्री मिलता है, तो मुझे बताइए क्या ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? मैं कहता हूँ जनाब एक एम्प्लॉय है, एक मिस्टर ए है जो कि किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, चाइनीज रेस्टोरेंट में, और वो रेस्टोरेंट वाले मिस्टर ए को खाना फ्री फूड उसको जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो 1,80,000 रुपये। तो मुझे बताइए कि क्या ये मिस्टर ए की टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर कौन है? रेस्टोरेंट है, और वो अपने एम्प्लॉय को खाना खिला रहा है, जिस उसकी मालिक जितनी भी हो, दैट डजंट मैटर। तो ये वाला क्लॉज फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइडेड बाय होटल और रेस्टोरेंट टू इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, ये अप्लाई होगा और एग्जाम में हो जाएगा, किसी किस्म की अमाउंट सैलरी का हिस्सा नहीं बनेगा।
सर ये इसमें स्पेसिफाइड तो नहीं है ना क्वेश्चन में कि वो एम्प्लॉई ड्यूटी आवर्स के दौरान या सारे में अगर स्पेसिफाइड नहीं तो इट वुड बी अज्यूम कि ड्यूटी आवर्स के साथ। ओके, यहां तक बड़े मसले सारे, कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास एक चीज आती है दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। चलिए, मेरा ख्याल है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो ओके जी।